बनावट के आधार पर दो तरह के होंगे, कौन कौन से? बनावट के आधार पर दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे? एक प्राकृतिक झीलें हो सकती हैं, दूसरी बनाई गई झीलें हो जाएंगी। प्राकृतिक झीलें, दूसरा कृत्रिम झीलें। इसी तरह से जल की प्रकृति के आधार पर भी दो प्रकार की होंगी, और कौन सी? पानी की झीलें और दूसरा खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, ये तो आपका जो जनरली आप जानते हैं कि बनावट के आधार पर प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें। जल की प्रकृति कैसी? जल पाया जाता है तो जल दो ही तरह का पाया जा सकता है, तो खारा जल पाया जा सकता है, या तो नॉर्मल जल। तो नॉर्मल जल को ही हम लोग क्या कहते हैं? मीठा जल कहते हैं, ठीक है। सामान्य जल कह सकते हैं, मीठा जल कह सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर टोटल लगभग करीबन 10 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यही इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, दूसरे का ऐसे तो से निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसमें लगभग 10-11 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। तो 11 प्रकार की झीलें से पाई जाती हैं। मैं इसका अगर यहाँ पे दिला हूँ और विकल्प से ये संरचना बहुत अच्छे से आपके पास होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 11 प्रकार की झीलें हैं। 11 प्रकार की झीलों में आप ले सकते हैं वलन द्वारा निर्मित, भ्रंशन द्वारा निर्मित, ऐसे हैं। पहला है वलन की क्रिया द्वारा या वलन द्वारा? वलन द्वारा निर्मित झील। दूसरा भ्रंशन के द्वारा निर्मित झीलें। दरार घाटी या दरारी घाटी या दरार घाटी में झीलें आप जान लीजिएगा, सब ऐसे याद है। दरार घाटी में निर्मित झीलें। चौथा होगा आपका क्रेटर झीलें। क्रेटर झीलें पांचवा होगा आपका हिमालय झीलें। कर सकते, हिमालय के कभी नहीं करेंगे, उसके 5 और सेगमेंट बनते हैं तो वो अलग लेंगे हम लोग अभी। गोखुर झीलें हो जाएंगी आपकी, डेल्टा झीलें, भूकंप झीलें, गोखुर झीलें, डेल्टा झीलें, भूकंप के द्वारा निर्मित झीलें भी होती है काफी, ठीक है। तो भूकंप द्वारा निर्मित झीलें संरचनात्मक झीलें, हिमालय निर्मित झीलें संरचनात्मक झीलें। बात
बच्चों, अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो नहीं समझ पाए तो सब देख लेंगे। गगन, कंसन, प्राणी, क्रेटर, क्रेटर लिखे हैं, गोकुल झीलें हो गई। उसके बाद में जलोढ़ पंख झील लिखे नहीं, जलोढ़ पंख झील बना दीजिएगा, इसके ऊपर लिख रहा हूँ जलोढ़ द्वारा निर्मित झील, जलोढ़ पंख द्वारा निर्मित। तो जलोढ़ पंख द्वारा निर्मित कुल 11 झीलें इस प्रकार की झीलें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरा आपको देखना क्या है कि कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि कौन सी झील, देखिए झील तो होगी, तो नॉर्मली आपको यही आपको समझ में आएगा कि मीठी पानी की झीलें हैं या खारे पानी की झीलें हैं, या कृत्रिम झीलें हैं, या प्राकृतिक झीलें हैं, या मानव निर्मित या कृत्रिम झीलें हैं। झीलें तो सभी ऐसे ही होंगे। अब भाई ये सभी झीलें हैं तो क्या प्रकृति के द्वारा निर्मित है? जैसे भूकंप आ गया, दरार पड़ गई, भ्रंश हो गया, जलोढ़ पंख हो गया, तो प्रकृति ही तो है, नदी के द्वारा निर्मित तो है। तो वैसे देखा जाए उत्पत्ति क्या है, प्रकृति सब उत्पत्ति करती है, संरचनाओं का निर्माण प्रकृति तो करती है। तो ये प्राकृतिक झीलों के दायरे में अगर देखेंगे तो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो झीलें हैं तो वो थोड़ा क्वालिटी होना चाहिए, कौन सी झीलें हैं, जैसे ये होती किस तरह की ये मालूम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिमानीकृत झीलों के बारे में ज़्यादातर पूछता है। इसके लगभग 5 प्रकार की झीलें इसमें हैं, तो हिमानीकृत झीलों को भी सब क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका 5 प्रकार की ये होती है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें 5 प्रकार की, हिमानी 5 प्रकार की झीलों को निर्मित करती है। आपके नाम आप पहला है आपका हिमोड़, हिमावरोधी झीलें, हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झीलें,
में झील है और झील वाटिका और थर्मोकास्ट झील। थर्मोकास्ट झील वाटिका। पूरे 5 तरह के दोस्तों इसमें हैं। हिमालय द्वारा 5 तरह के भिन्न भिन्न निर्माणों का एग्जाम में पूछा है कई बार और इससे क्वेश्चन पूछता है। तो सबकी संरचना बन जानी चाहिए, साफ सुथरे कागज में बना लीजिएगा, ठीक है। किसी एक पेज पे आप करके रख लीजिएगा, दिमाग में आपके रहेगा। और क्या करिएगा, जैसे भी हम आपको बता रहे हैं, तो उनके जो जो एग्जाम्पल्स कुछ होंगे इनके एक एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा और आप अपने स्रोतों से भी पढ़िएगा, इसी में अपडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी झील किसी भी तरह की झील नहीं होती है। अगर कोई झील होगी तो इन्हीं में से कोई एक झील होगी, ठीक है। और अपने नोट को ऐसा कुछ रखिएगा कि इसमें अपडेट किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत कंजेस्टेड आप लिखते हैं, उसमें एक ही नाम लिखना हो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वाली ना है आपका, बिल्कुल एक दूसरे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जगह थोड़ा सा स्पेस। हमेशा जब भी लिखे एक पेज या कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करें, है ना। थोड़ा तकलीफ होता है जब कुछ इंपॉर्टेंट बात मिल जाती है लिख नहीं पाते हैं, तो चिट्ठी के माध्यम से लिखते हैं इसका वो, और ये जा भी नहीं पाता है, जगह भी नहीं होती है, बीच में भी इतना लिखा रहता है, तो बाद में नहीं पढ़ने लगते, पता नहीं किसका है, रिकॉर्ड के ऊपर क्या आ गया। क्योंकि जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो खुद का नोट्स ही नहीं समझ में आता। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब एक एक को उठाते हैं और इसको निपटाते हैं, ठीक है। वैसे तो काम निपट गया यहीं से, आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे तो स्टार्ट कर। आप लोग बहुत अच्छे, हाँ तो इसका मतलब डाउट है क्या कुछ भाई? हमें कितना विश्वास है, बाकी आप लोग अपने आप पे संदेह कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं है? बहुत अच्छा, ऐसे अच्छे रहिए, मेहनत करिए। मैं छोटे छोटे बिंदुओं को उठा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस एक एक नंबर यहीं से आते हैं। एक एक क्वेश्चन छोटे छोटे जो उठ रहे हैं ना दीपों से, एक एक नंबर ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन और यही आपके स्कोर कर जाएंगे आपके, है 10-15 क्वेश्चन तो आप अपने से कर लेंगे, फिर इसके बाद 10-15 और कर लेंगे, ऐसे ऐसे एक नंबर 15 कर लेंगे, तो ठीक ठाक किसी भी परीक्षा में आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। चलिए भाई आइए, तो थोड़ा सा इंट्रो लिख दीजिए इसका। झील स्तर, झील के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। झील स्थल पर स्थित, या ऐसा लिखिए स्थल पर स्थित। अच्छा मतलब ये किसका पानी स्थिर रहता है? जैसे झील है, तालाब है, पोखरे, इस तरह के पानी क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। बाकी नदी का पानी उधर बर्फ जैसे एज लाइक टूटी निकल जाती है और गंतव्य तक जाती रहती है। जैसे हमारे बकेट में ना, बाकी नदियाँ क्या, नदी का जल क्या है? स्थिर है कि नहीं स्थिर है? नहीं स्थिर है। देखने में हमें लगता है कि पानी यहाँ भरा, नदी कभी सूखा नहीं, सर तो स्थिर ही तो है, स्थिर नहीं है भाई, वो गतिशील है, वो पानी जाता रहता है। नदी क्यों गंदी नहीं होती है? क्योंकि उसमें क्या, पानी हमेशा कंटिन्यूसली आता रहता है, तो वो क्या होता है, इसके जितने भी जो मलबे हैं वो बह जाते हैं। और अक्सर इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे ही लगाई जाती है, झील के किनारे लगा दे तो कुछ सालों में या 2-4 सालों में ही वो बदबू करने लगेगी झील, इतना उसमें मलबे हो जाएंगे, पानी निकलेगा ही नहीं, तो सड़न पैदा हो जाएगी, जल में सड़ जाएगा वो, हाँ DOP उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पर वो जीवाश्म कहिए कि एक तरह से कहिए जीव रहित हो जाएगी झील, वहाँ पर जीव नहीं जीवित रह पाएंगे, है ना। जैसे अक्सर देख लीजिए कि जो गांव के आसपास के जो बहुत कंजेस्टेड एरिया में जो तालाब गड्ढे होते हैं, छोटे गड्ढे, उनमें क्या होता है कि कोई जीव जल्दी जीवित नहीं रह पाता। कुछ एक मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर रह नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उर्वरता एक तरह से कहीं हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी में कोई वनस्पतियाँ उग नहीं पाएंगी और कोई जीव रह नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन के बिना कोई संभव नहीं है जीवन रह पाना। अभी कोविड ने बताया कि ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएंगे, उससे पहले जानते थे और कोविड ने भी कह दिया कि देखो जो कोविड में क्या हुआ कि फेफड़े वर्क करना बंद कर दिए, तो ऑक्सीजन शरीर में जा ही नहीं पाती थी, पंप हो ही नहीं पाता था, शरीर चले जाते थे, हैं।
तो वही है, तो स्थिर जल होता है दोस्तों। झील स्थल पर स्थिर जल के अस्थायी, झील स्थल पर स्थिर जल के अस्थायी स्थल रूप होते हैं, अस्थायी स्थल रूप होते हैं। क्या झीलें जो बनती हैं जीवन भर, जीवन पर्यंत झीलें वैसे ही रह जाती हैं? क्या होता है? सूख जाती है। क्यों कहती है पानी नहीं रह गया, हम चलेंगे इस दुनिया से? क्या कहती हैं? कुछ तो कहती हैं मलबा में भरता रहता है तो फिर सूखती रहती है। एक समय के बाद में क्या होता है, वो तलछटी से भर जाती है ना, और जब झीलें जब भर जाएंगी तो छिछला हिस्सा हो जाएगा, तो छिछले के बाद में कुछ दिन दलदली हो जाएगा, फिर दलदली के बाद में वो भी सूख जाएगा, तो इसके बाद में समतल मैदान हो जाएगा। जैसे आपने देखा झील में निर्मित मैदान, नदियाँ पहले गिरती थी फिर बाद में स्वरूप बदला, है ना, तो ऐसे ही होता है। चलिए देख लेते, झीलें बनती हैं, झीलें बनती भी हैं, कोई विश्वास इसमें अविश्वास किसी को हो तो बताए। जमीन को उठा दीजिए, जमीन को बैठा दीजिए, झील बना जाए, बन जाएगा। अब आप नहीं उठा पाएंगे, आंतरिक बल बाह्य बल उठा पाएगा, तो उठाने लगे झील उठ जा, झील बैठ जा, नहीं होगा ना। मतलब मीन्स इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण से, यानी आंतरिक बल कभी कोई क्रिया करेगा तो अवनतियों का निर्माण कर देगा, और अभिनति जब बनेगी तो निचला हिस्सा हो जाएगा, पानी आएगा, भर जाएगा, बस रह जाएगा। हर 10 महीने में 8 महीने में आपको बढ़िया पानी बरसेगा और फिर वो झील में भर जाएगा आपकी, है। तो वही होता है, झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं, तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं, तथा उत्थान होने पर समीपी स्थल के, तथा उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि प्रक्रिया बता रहे हैं कि झीलें कैसे बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये बच्चों बहुत लंबे समय की मतलब प्रक्रिया है, इंसान के जीवन काल से काफ़ी लंबी की प्रक्रिया है, कई सौ वर्षों में, कई हज़ार वर्षों में इस तरह की क्रिया है। निर्मित तो हो सकती है, लेकिन इसका पुनः जो है कि निर्माण हो चुका है, इसको पटने में इसको बहुत लंबा समय लग जाता है। निर्मित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे ही आपको कोई यांत्रिक बल कार्य करेगा तो निर्माण तो हो जाएगा झीलों का, लेकिन झीलों का पुनः पटना, यानी कि उसका एक समतल मैदान के रूप में आना, वो एक क्या होगा, अवसादों के जमाव से होगा, और अवसाद इतने ज़्यादा नहीं जमा हो पाते हैं, उनमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन निर्माण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। कोई भी झील का निर्माण हो सकता है, जब भी कोई भूकंपी गतिविधियाँ इस तरह से आ जाए और वर्षा हो या इस तरह की चीज़ें हो तो हो जाएगी। ये अक्सर इस तरह के जो आंतरिक बलों के कारण से, क्रियाओं के कारण से जो समुद्र कोस्टल एरिया के जो क्षेत्र हैं जो दबते उठते हैं, तो उनसे बड़े पैमाने पर झीलों का निर्माण, वो जमीनें उठ बैठ जाती हैं, यानी कि मतलब तब अपनति और अवनतियों का निर्माण कर देती हैं। और जब कभी कुछ 100 वर्षों में सुनामी वगैरह आती है तो जल अंदर आ जाता है स्थल में, और स्थल में जब अंदर जल आ जाता है तो पुनः वापस नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वो निम्न भूमि हो जाती है, तो निम्न भूमि की स्थिति में पानी झील का निर्माण हो जाता है। चिल्का झील आप देख रहे हैं, जितने भी इसके बाद में आप केरला के तटों पर कयाल जो जिन्हें कहा जाता है उसको सब देखेंगे दोस्तों, तो वही झीलों के उदाहरण। ठीक है, आगे चलिए भैया देखते हैं हम लोग झीलों की बनावट, झीलों की ठीक है। देखिए झीलों
को बनावट, कामा स्थिति, जल का स्वभाव तथा उत्पत्ति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे अब लिखिए बनावट के आधार पर, यही सारी चीजें यही है बनावट के आधार पर प्राकृतिक है ना, ये करना है। बनावट के आधार पर डैश करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे पहला प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल लेक। नेचुरल लेक NATURAL नेचुरल लेक, प्राकृतिक झीलें। देखिए भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को प्राकृतिक झीलें कहा जाता है। बलों से उत्पन्न झीलों को प्राकृतिक झीलें कहा जाता है। इसके उदाहरण उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स। कोई बता पाएगा ग्रेट लेक्स के नाम? कितनी ग्रेट लेक्स हैं? किन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है? फिंगर लेक्स किन्हें कहा जाता है? तो बीजेप का नाम सुने हैं, मिशिगन का नाम सुने हैं, इरी, ओंटारियो, मिशिगन नाम सुने हैं। यही 5 जिले जो हैं ये ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। 5 जिले, ठीक है। ये सब कहाँ किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित जिले हैं, ठीक है। क्रम से अगर देखेंगे आप लोग तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ओंटारियो झील और किसी को नहीं पता? ग्रेट लेक्स नहीं पढ़े आप लोग? नहीं जानकारी है। सुपीरियर झील पढ़े होंगे, मिशिगन पढ़ा होगा और ह्यूरन, ओंटारियो और इरी और ओंटारियो, 5। तो एक 5 लेक्स है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, अफ्रीका की न्यास या न्यासा इसको भी कहा जाता है, न्यासा। अफ्रीका की न्यास और भी अफ्रीका की झीलें हैं, जैसे टंगानिका कामा लगा के लिखिए, टंगानिका, विक्टोरिया आदि झीलें। विक्टोरिया झील की बड़ी खासियत है, तो बता पाएगा कुछ 1-2 खासियतें? कई सारी खासियतें। क्या खासियत? विषुवत रेखा से गुजरती है। और कुछ? नील नदी कहाँ से निकलती है? अफ्रीका से निकलती है। तो अफ्रीका बाकी निकलती कहाँ से? विजिट तो उसके
उत्कृष्ट परिस्थिति उसी के नाते वो हरियाली है, नहीं तो वो भी रेगिस्तान। इसी से कुछ संबंध है उसका। चलिए जिज्ञासा बनाए रखिए, पढ़िए जाके, आएगा नंबर तो बताएंगे। विक्टोरिया आदि झीलें तथा भारतीय उपमहाद्वीप की डल झील, ऐसे लिखे डल, वूलर, मानसरोवर, डल, वूलर, मानसरोवर तथा राकसताल आदि झील, राकसताल आदि झील। ये तो हो गया दोस्तों प्राकृतिक झीलें, समझ गए आप। अब कृत्रिम झीलों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें। चलिए लिखिए, मानव क्रिया द्वारा निर्मित मानव की झील बनाता है। हमेशा इससे कोई ये पनामा नहाना नहीं होंगे, पनामा इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। देखिए जब कोई डैम का निर्माण किया जाता है तो डैम वगैरह जब बनाया जाता है तो पानी बहुत बड़े मात्रा में संग्रह करना पड़ता है उसको, फिर उसके हिसाब से पानी को वहाँ पर देने, क्योंकि देखिए नदी का प्रवाह हमेशा समान नहीं रहता है। कभी वो बरसात के मौसम में बहुत प्रचंड प्रवाह से बहती है और जब बरसात नहीं रहती है तो उसका प्रवाह घट जाता है। तो उस स्थिति में अगर आपको बिजली उत्पादन करना है तो आपको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, समान रूप से बिजली है तो उसके लिए जो टरबाइन है उसको चलाना पड़ता है। तो टरबाइन चलाने के लिए क्या करते हैं, पानी का एक बड़ा स्टोर, मतलब एक एरिया कवर करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं और फिर उसको पानी को अपने हिसाब से फ्लो में लाते हैं। फिर वो जो पानी संग्रहित होता है जटेहरी बांध, उसके पीछे क्या है, बड़ी झील का निर्माण हुआ। रिहंद बांध आपने देखा, उसके पीछे कौन सा झील का निर्माण हुआ है। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी झीलें जो आपकी सतलज नदी पर निकली हुई है, जिससे सतलज नदी पर बनी हुई एक झील बड़ी सी है, क्या नाम है उसका, जिससे नहर निकली हुई है, शारदा नहर जो कि आपकी आती है, मतलब इंदिरा गांधी नहर उसी से निकली हुई है, समझ रहे हैं। तो इससे निर्माण किया जाता है, बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है, बेसिकली यही काम होता है। और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा संग्रह है तो नहरों उस पर नहरें बना करके आप उसको सिंचाई के रूप में भी उपयोग करते हैं। इस नाते आपने देखा होगा बहुउद्देशीय परियोजना लिखा जाता है, तो कहते हैं बहुउद्देशीय, यानी एक कोई उद्देश्य को ना ध्यान में रख करके कई सारे पर्पजों को पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये काम होता है, ठीक है। तो वो जब बनाते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना में बड़ी झील का निर्माण होता है, जिससे कई सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, लाभ दिलाते हैं। मानव क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। कृत्रिम झीलों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे यूएसए का हूबर झील, युगांडा, अफ्रीकी कंट्री, युगांडा का ओनकाल, मिस्र का हाई स्वान झील अक्सर सुने होंगे, लेकिन पूरा नाम उसका हाई स्वान स्वान। हाई स्वान, घाना की या घाना का बोल्टा झील, बोल्टा बेटा, भारत में भाखड़ा नांगलबाद के पीछे निर्मित, भारत में भाखड़ाबाद के पीछे या भाखड़ा नांगलबाद के पीछे निर्मित गोविंद
सागर झील, चंबल नदी की गांधी सागर झील, चंबल नदी पर है गांधी सागर झील, और राजस्थान की राजसमुद्र जय समुद्र यो पिछौला झील। अब जल की प्रकृति के आधार पर झीलें जो है बेटा उनके बारे में देख लीजिए। जल की प्रकृति के आधार पर जो झीलें हैं, पहली क्या है, खारेपन की झीलें, देख लीजिए खारे जल की झीलें, खारे जल की झीलें, देखिए इसमें जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता तो है, बाहर से पानी आकर मिलता तो है, किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता। मिलता तो है किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता। वे प्रायः खारी झीलें होती हैं। जैसे वे प्रायः खारी झीलें होती हैं, जैसे कैस्पियन सागर। जो भी झील होगी बेटा, जो फिर पानी उसका निकलने की स्थिति में नहीं होगा तो वो झील क्या होगी, मोस्टली खारी हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सारी लवण है ना, वो आकर के उसी में संग्रहित हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। फिर जब वो पानी कम पानी उसमें रह जाएगा तो सूर्य की किरणें जब उसके जल को वाष्पित करेंगी तो और भी उसमें लवणता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और आप जानते हैं कैस्पियन सागर में कुछ नदियां आकर के गिरती हैं जो कि रूस से, तो इसी कारण से कैस्पियन सागर के बारे में आप देखेंगे तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसका खारापन कम है अपेक्षा दक्षिणी हिस्से। कोई बताएगा क्यों है? क्योंकि इसमें आकर के डेन्यूब, वोल्गा जैसी नदियां आकर के इसमें अपना जल गिराती हैं। तो जल गिराने के नाते जो कैस्पियन सागर का उत्तरी हिस्सा है तो वहाँ का खारापन अपेक्षा कम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ऐसा क्यों होता है कि उत्तरी हिस्से का जल खारा कम क्यों है? तो जब मीठे पानी की धारा नदी क्या होती है, मीठे पानी वाली होती है। कभी ऐसा भी हो कि उसमें खारा नदी भी आती है। ठंडे जल धारा सुना होगा आपने, गर्म सुना होगा, खारा नहीं सुना होगा। तो नदी हमेशा क्या होती है, मीठे जल की धारा होती है, वो कहीं भी जाएगी तो मिठास ले आएगी। तो ये कैस्पियन सागर में जो गिरती है तो उसका उत्तरी तटीय जो ये क्षेत्र है वो थोड़ा अपेक्षया और हिस्से के इसके कम खारा है। ठीक है। तो खारे झीलों में जैसे कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर झील यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। किस पानी की? खारे पानी की। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। ठीक है। यूएसए की जो भी बात हो रही थी, 5 ग्रेट लेक्स के सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो और ओंटारियो
ये 5 झीलें थी, इनमें से जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की सुपीरियर सबसे बड़ी झील है ना, जो कि कहाँ पर स्थित है, यूएसए में। और इसके बाद में जो आपकी कैस्पियन सागर झील है, इसमें देखिए कितने देशों में स्थित है, ये तो बता पाएगा हमको। किस महाद्वीप में है यही बता दीजिए। दोनों में है कि एक श्योर करिए, दोनों में है, मैप है आपके सामने, बताइए। नदी के नाम से कर रहे हैं क्या, नदी जो आ रहा है गिर रहा है, अरे नदी नहीं पूछ रहा हूँ भाई, उसकी लोकेशन पूछ रहा हूँ, कैसे भाई कहाँ बता दो। जिज्ञासा सबके लिए बनी रहनी चाहिए, बनाए रखिए जिज्ञासा, है ना, नहीं बनाएंगे तो बनाए रखिए। कौन कौन सा देश इसकी सीमा बनाता है, 5 देश हैं, एक तो रूस हो जाएगा आपका, तो आप मत कह दीजिएगा कि यूरोप बना रहा है सर, इस नाते छुआ हुआ है, क्योंकि यूरोप को 2 देशों में, मतलब जो है रूस आपका 2 देशों से, 2 कॉन्टिनेंट से मिलता जुलता है, एक तो यूरोप का भी है और एशिया का भी है, तो एशियाई हिस्सा इसे टच करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और एक तो नीचे ले लीजिए जो हमेशा परमाणु को जो है बनाने की फिराक में रहता है, कौन सा देश, ईरान, ईरान भी छूता है इससे। और बाकी 3 देश तो आप जान ही सकते हैं, कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है और अजरबैजान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये 5 कंट्री हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आगे तो क्या है, इस विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसकी लवणता 140 प्रति 1000 ग्राम है, प्रति 1000 ग्राम है। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो 140 प्रतिशत के तौर पे बना लो, ऐसे प्रतिशत 140% दिख रहा है ना, इसको 0 पर बढ़ा देना चाहिए, तो प्रति 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम जल में 140 ग्राम जो है आपका क्या मिलेगा, लवणता मिलेगा। चलिए इसमें लिखिए आगे बेटा, इसके उत्तरी भाग में यूराल व वोल्गा जैसी नदियां गिरती हैं, यूराल और वोल्गा नदियां गिरती हैं, जिससे इस झील के उत्तरी भाग की लवणता शेष भागों की अपेक्षा कम होती है, लवणता शेष भागों की अपेक्षा कम होती है। हो सकता है ना, सही है। कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में काराबुगास दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी स्थित है। विश्व की
अन्य सर्वाधिक लवणता वाली झीलें प्रति 1000 मिलीग्राम, ये लवणता हमेशा रहती है दोस्तों, प्रति 1000 मिलीग्राम। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलें क्रमशः अब चाहे अप डाउन करके लिख सकते हैं, ऊपर नीचे क्रम में ऐसे लिख लीजिएगा, याद होने में आसानी रहेगी आपको। क्रमशः डान जुआन पांड, डान जुआन पांड, इसकी आगे इसकी लवणता लिखिएगा 440 प्रति 1000 मिलीग्राम। ये कहाँ पड़ता है आपका? अंटार्कटिका, लिख लीजिए वहीं पे, इसी के आगे लिख लीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ेगा ये। नेक्स्ट है भाई गेट वाले पांड, गेट वाले पांड, गेट वाले 433 मिलीग्राम। इथोपिया, अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रेटबा झील, ये 400 प्रति 1000 मिलीग्राम, 400 रेटबा। अब मैप में ढूंढ के इसको लाएंगे। ये सेनेगल में पड़ती है, संक्षेप बता दे रहा हूँ, बाकी आप ढूंढिएगा सेनेगल कहाँ पड़ता है। रेटबा, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा हो गई। अब कुछ और कम खारे पानी की थोड़ी झीलें इसके अपेक्षा जो कम है उनके बारे में देख लीजिए। टर्की की वान झील है, वान झील आपकी है टर्की, कितनी है इसकी? 330 वान झील की 330। फिर मृत सागर की 338, ये 330 है मृत सागर, 338 मिलीग्राम मृत सागर। 238 है दोस्तों, ये कम होता जा रहा है ना, तो 238 होगा ये मृत सागर का, सॉरी 238। ये आपकी ज़्यादा है, वान झील सबसे ज़्यादा है, मतलब तो आपकी मिलती है 330 टर्की की है और
और डेड CPN यूनिट आ जाती है आपकी 238 प्रति 1000 मिलीग्राम है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेट साल्ट लेक जो USA में पड़ता है, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक 220 ठीक है, 220 ये USA में है। ये तो हो गया। अब मीठे पानी की झीलें लिखिए, मीठे पानी की झीलें, ये सब याद हो जाएगा ना दोस्तों। तो आप लोग बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दहाड़ते हुए सेब की तरह पार करेंगे। नहीं याद करेंगे तो नहीं दहाड़ पाएंगे, जंगल के राजा नहीं हो पाएंगे आप लोग। मीठे पानी की झीलें लिखिए, बहुत हो गया खारा खारा, मीठा कर लेते हैं। पढ़िए, स्थलीय स्रोतों से निकलने वाले जल से, स्थलीय स्रोतों से निकलने वाले जल से स्थलीय स्रोतों से निकलने वाले जल से निर्मित झील को, स्थलीय स्रोत से निकलने वाले जल से निर्मित झील को ताजे और मीठे जल की झीलें कहते हैं। इस तरह की झीलों में जलापूर्ति तथा निकास, इस तरह की झीलों में जलापूर्ति तथा निकास दोनों की व्यवस्था पाई जाती है। जलापूर्ति तथा निकास दोनों की व्यवस्था पाई जाती है। इस कारण नमक कभी संचित नहीं हो पाता है। इस कारण नमक कभी संचित नहीं हो पाता है। जैसे सुपीरियर झील, सुपीरियर झील अभी मैंने बताया आपको USA और कनाडा की सीमा पर है, तो ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखिएगा इसका नाम कि कहाँ है। तो USA कनाडा दोनों की सीमा पर है, तो दोनों में आ जाएगा USA डैश कनाडा। लिख लीजिए आगे उसी में, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कामा बैकाल झील कहाँ पड़ती है? रूस में। बैकाल झील रिलेटेड रूस। अगला है टिटिकाका झील, टिटिकाका, टिटिकाका, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ये। इसके अलावा भारत की कुछ झीलों के बारे में लिख लीजिए। भारत की बहुत सारी झीलें हैं जो मीठे पानी की हैं। नैनीताल झील, भीमताल, सात ताल, जितना भी हमारे हिमालय झीलें हैं सब मीठे पानी की झीलें हैं। नैनीताल, सात ताल, भीमताल, राकस ताल और तमाम ताल हैं। नैनीताल, सात ताल, भीमताल आदि ये तो मीठी पानी झीलें हैं। कुछ और हम लोग देख लेंगे। चलिए, और ये जान लीजिए कि किस झील को फैलती झील का नाम दिया गया है।
फैलती झील किसे कहा जाता है? विश्व की फैलती झील। एक्सपैंडिंग लेक किसे कहा जाता है? एक्सपैंडिंग लेक। बैकाल झील को लिख लीजिए वहीं पे मीठे पानी में ही। विश्व की देखिए बैकाल झील, रूस की बैकाल झील को, रूस की बैकाल झील को या सिर्फ बैकाल झील को विश्व की फैलती झील, फैलती यानी विस्तार कर रही, बड़ी हो रही है, फैलती झील। इंग्लिश वर्ड है इसके लिए एक्सपैंडिंग, EXPANDING, एक्सपैंडिंग लेक कहते हैं। हाँ, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आगे लिखिए, इसे मतलब यानी इसी के बैकाल के बारे में लिख रहे हैं आप लोग। इसे साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की मोती, साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की नीली आंख, इसे साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की नीली आंख कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जल भंडार कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जल भंडार तो कैस्पियन सागर, तो लिख लो एक जगह कहीं पे एक लाइन में, विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक या इनलैंड, इसे इंग्लिश में कहेंगे इनलैंड, आंतरिक इनलैंड सबसे बड़ा आंतरिक जल भंडार कैस्पियन सागर। और विश्व की तैरती झील तो जानते ही हैं लोग, का झील मणिपुर की है, तो नहीं पता हो लिख सकता है। तो ये तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब उत्पत्ति के आधार पर चलिए आइए कर लेते हैं लाइन, उत्पत्ति के आधार पर भी, उत्पत्ति के आधार यानी हम लोगों ने बनावट के आधार पर और जल की प्रकृति के आधार पर जो इम्पोर्टेंट चीजें बेसिक थी उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग आ गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चीजें जो है वोलन द्वारा निर्मित चीजें हैं, ब्रह्म द्वारा, एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। चलिए एक स्टार्ट करते हैं आज। वोलन से निर्मित झीलें, वोलन से निर्मित झीलें। इसमें लिखिए वोलन क्रिया से निर्मित, वोलन की क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने से, वोलन से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने से निर्मित झील को वोलन झील कहते हैं। जैसे वोलन झील कहते हैं, जैसे अफ्रीका का या अफ्रीका की एडवर्ड झील, अफ्रीका की एडवर्ड झील, स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील, भ्रंसन द्वारा, जो झीलों के बारे में लिख लीजिए, ज़्यादा में लिखाऊंगा नहीं अब क्योंकि इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। वोलन मतलब मोड़, अब भ्रंश मतलब क्या होगा? भ्रंसन मतलब कोई सा दब जाए, है ना। भ्रंश क्या क्या होता है कि कोई सा होता है बाकी इससे दस जाए, तो
तो भ्रंश उसके बाद में जो गड्ढा बनेगा, यानी कि एक तरह से कहिए वह भी एक तरह से यही मतलब जो दबा हुआ हिस्सा होगा, यानी कि अभिनति होगी। भ्रंश में क्या होता है, अभिनति हो जाती है, दब जाता है हिस्सा, तो पानी भर जाता है, तो भ्रंशन। इसके उदाहरण क्यों लिख लीजिए, तो एक उदाहरण दिखा दे रहे हैं। ये भ्रंशन की निर्मित झील जो है वो कैसी कौन सी झील है? सैन एंड्रियाज, सैन एंड्रियाज, सैन एंड्रियाज, सैन एंड्रियाज, ठीक है, सैन एंड्रियाज, क्रिस्टल, क्रिस्टल, ये सब यूएसए की हैं, यूएसए क्रिस्टल झीलें, झील ये हो जाएगा। अब कल बाकी देखेंगे दोस्तों, दरारी झीलों से लेकर के दरारी झीलों से कल करेंगे। बाकी इतना है, आप लोग याद कर लीजिएगा और तब फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू।